सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक का चौथा चैप्टर नन्हा फनकार इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। नन्हा फनकार। नन्हा का मतलब होता है छोटा और फनकार का अर्थ होता है कलाकार। फनकार किसको कहते हैं? कलाकार को, जिसके अंदर कोई कला होती है, चाहे वो कला कोई भी हो। कला कुछ भी हो सकती है। संगीत में कोई कला हो सकती है, गाना बजाना या डांस करना जिसको आप नृत्य कहते हैं, तो ये सारी कलाएं होती हैं। उसी तरह से ड्राइंग पेंटिंग करना, ये भी किसी के अंदर एक कला हो सकती है। ऐसे ही पत्थर पे भी कुछ काम करके अलग अलग मूर्तियाँ बना देते हैं कोई लोग, तो वो भी एक कला है। तो इस तरह से नन्हा फनकार, इस चैप्टर में हम एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो एक कलाकार है। उसके अंदर कौन सी कला है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। कि एक लड़के के बारे में बात हो रही है कि वो लड़का चौकोर का मतलब होता है स्क्वायर, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा। वर्गाकार लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। जैसे आप सब अपना काम शुरू करने से पहले जब आप स्कूल आते थे तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते थे, तो इसी तरह से वो बच्चा भी अपना काम शुरू करने से पहले उसने प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाने का मतलब होता है धीरे से बोलना। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। उसका काम क्या था? उसके काम में क्या क्या यूज होता था सामान? छेनी और हथौड़ा। छेनी क्या होती है कि पत्थर पे हम लोग रख के हथौड़े से पीछे से उसको मारते हैं। छेनी हथौड़े से उसका काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, वो कैसे कर रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। कतारें का मतलब होता है लाइनें, पंक्तियाँ। उसने पत्थर पर काम करता है, वो पत्थर पर वो घंटियों की कतारें, मतलब पत्थर पे वो किस तरह से घंटियों की ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना लेता था। घंटियाँ उसके ऊपर उकेर लेता था पत्थर पे। उकेरना का मतलब होता है उतारना। पूरी की पूरी कतारें, लाइनें उकार लेता था। कड़ियाँ बोलते हैं जिस तरह से ये चैन ऐसे आप लोग बनाते हो, अलग अलग कड़ी हो गई। जैसे ये 1 2 3, इसमें 3 कड़ियाँ हो गई। तो इस तरह से वो घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेर रहा था उस पत्थर के ऊपर। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उसने क्या किया? एक अधबनी का मतलब होता है आधी बनी हुई। अधूरी घंटी पर उसने पहले से शायद उस पर वो काम कर रहा था, उसने आधी उसको बनाई हुई थी। फिर उसने उस आधी बनी हुई अपनी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक क्यों? क्योंकि वो हथौड़े से वार कर रहा है तो कहीं उसके हाथ को चोट ना पहुंच जाए, इसलिए उसने केयरफुली, सावधानी से, ध्यान से हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी का काम होता है पत्थर पे। ये कैसे की जाती है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ये है छेनी जो इसने हाथ में पकड़ी हुई है, ये होती है छेनी। इसकी जो नोक होती है आगे से वो पत्थर पे टिका दी जाती है और इसके पीछे वाले हिस्से में इस हथौड़े से वार किया जाता है ताकि ये इस पत्थर पे अंदर की तरफ जाती जाए और निशान करती जाए, मार्क बनाती जाए। तो जिसको जो डिज़ाइन बनाना होता है वो इसी तरह से इस छेनी की नोक को टिकाते हैं और पत्थर से मार कर उसको उकेरते हैं ऊपर। इसी काम को कहते हैं नक्काशी का काम। पत्थर पर छेनी हथौड़े की मदद से डिज़ाइन बनाना। तो देखो आपको ये अलग अलग पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। ये छेनी हथौड़े से ही बनाए हुए डिज़ाइंस हैं। तो पहले जब बहुत पुराने समय में जब मकान, महल ये सब बनाए जाते थे तो ये आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे आपको पुराने वाले समय की बनी हुई इमारतों में। तो इसी तरह से इसने बच्चे ने भी अपना हथौड़ी और छेनी उठाया और पत्थर पे नक्काशी का काम करने में वो जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। अब हथौड़े से पीछे से वो वार कर रहा है बच्चा, अब वार करेंगे तो पत्थर का टुकड़ा भी कटेगा और वो कट के उभर कर किरचे छितरा जाते। किरचे का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। जब पत्थर पे आप लोग छेनी रख के हथौड़े से वार करोगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल पतले पतले छितरा जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे। छितरने का मतलब होता है बिखरना। किरचे मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें कट लग जाता था। जहाँ पर भी छेनी को वो रखता और हथौड़े से मारता तो उसमें कट लग जाता था पत्थर में। और वह आँखें सिकोड़ लेता। आँखें सिकोड़ने का मतलब होता है आँखों को एकदम से छोटा कर लेता, बंद करने की तरह से, ताकि उसकी ये छोटी छोटे पत्थर के किरचे हैं, टुकड़े हैं, उसकी आँखों में ना चले जाएं।
साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। वो अपने काम में इतना मग्न होकर करता था कि अपने आवाज़ में वो गुनगुना भी रहा था, खुद को एंटरटेन भी कर रहा था और अपने काम में भी लगा हुआ था। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराश का मतलब होता है साथ काम करने वाले। उसके साथ साथ चारों आसपास और भी काम कर रहे थे, वो भी सभी अपने कामों में डूबे हुए थे। काम में डूबने का मतलब होता है पूरी लगन के साथ काम को करना। केशव 10 साल का था। कितने साल का था? 10। और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने से वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। वह अपना काम किससे सीखता था? अपने पिता से। और वो 10 साल का ही था। तो सोचो 10 साल का जब केशव ये काम कर सकता है तो आपकी उम्र भी यही है, तो आप लोग भी कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई कला सीख सकते हो। तो वो अपने पापा से सीखा था उसने, और वो जो उसके पापा सिखाते तो एक बार में ही सीख जाता। सीधी लकीरें कैसे बनाएगा वो पत्थर पे, घुमावदार डिज़ाइन कैसे बनाएगा। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब तक वो क्योंकि छोटा था, 10 साल का ही था, उसके पापा उसको शुरू से ही सिखा रहे थे, तो उसने अब तक जितना भी काम सीखा था इन घंटियों को बनाना, मतलब पत्थर पे घंटियों का आकार बनाना, उभारना, वो सबसे मुश्किल काम उसको यही लगता था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। मतलब वो क्या क्या डिज़ाइन बनाना चाहता था, उसको अपने ऊपर इतना भरोसा था कि एक दिन वो ज़रूर आएगा कि वो सारा काम सीख लेगा। वो क्या क्या सीखना चाहता था? बारीक जालियाँ, बारीक का मतलब पतली, बहुत पतली पतली जालियाँ, जालियों का डिज़ाइन। महीन नफीस, महीन मतलब भी पतला और नफीस का मतलब होता है सुंदर, बहुत अच्छा। बेल बूटे, पत्थर पर इस तरह से बेल और बूटे बनाना, कोई फूल पौधे बनाना, कोई बेल बना देना, ऐसे बढ़ती हुई इस तरह से बेल के डिज़ाइन बना देना पत्थर के ऊपर। कमल के फूल, लहराते हुए सांप, स्नेक के डिज़ाइन बनाना, इठलाकर चलते हुए घोड़े, इठलाकर का मतलब होता है मटक मटक कर चलना, तो इस तरह से वो घोड़े ऐसे चलते हुए वो बनाना चाहता था कि पत्थर पर ये सारे डिज़ाइन वो बना पाए, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब उसके पिता तो बड़े हैं और वो तो इस काम में बिल्कुल माहिर हो चुके हैं, तो वो भी अपने पिता की तरह ये सब काम सीखना चाहता था, बनाना चाहता था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। आगरा, आगरा कहाँ है? आपके अपने शहर में, उत्तर प्रदेश में। आगरे की कौन सी इमारत बहुत प्रसिद्ध है? ताजमहल। तो वहीं आकर ये लोग बस गए थे। कहाँ से आए थे इसके माता पिता? गुजरात से। गुजरात एक दूसरा राज्य है और आगरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो ये लोग गुजरात राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में आ गए और उत्तर प्रदेश राज्य के भी आगरा जगह में, यहाँ पर वो आकर बस गए थे उसके पापा। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। ये चैप्टर जो है ये पुराने समय से लिया हुआ है। उस समय पर उत्तर प्रदेश में मुगलों का शासन था और बादशाह अकबर मुगल शासक थे, मुसलमान थे, ये मुगलों के शासक थे बादशाह अकबर। सबसे पहले मुगल शासन में आए थे बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, बाबर। बाबर के बाद आए हुमायूं, उनका बेटा, और हुमायूं के बाद आए थे अकबर। ये तीसरे मुगल बादशाह थे अकबर। और अकबर के बाद आए उनके बेटे जहांगीर, और जहांगीर के बाद आए शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। ठीक, तो अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे। उस वक्त वो आगरा का किला बनवा रहे थे। जैसे आप लोगों ने देखा आगरा में ताजमहल है, उसी तरह से आगरा में एक किला भी है, वो किला बनवाया था अकबर ने। इनमें डिफरेंस क्या है? जो ताजमहल है वो बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से, और जो ये आगरा का किला है ये बना हुआ है लाल पत्थर से। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस फोटो में, ये है ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और ये बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से। और ये है आगरा का किला, ये बनवाया था अकबर ने। और ये बना हुआ है लाल पत्थर से, रेड कलर के पत्थर से, लाल पत्थर से बना हुआ है ये। और इसी तरह से नक्काशी का काम इस पे किया हुआ है, छेने थोड़े से इस पत्थर में ही डिज़ाइन उभारे हुए हैं। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये दोनों आगरा में ही हैं। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था, क्योंकि किले में काम होगा नक्काशी का, और केशव के पिता नक्काशी का काम जानते थे, इसलिए वो गुजरात राज्य से आकर उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा में आ गए थे। और केशव का जन्म भी
केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। तो केशव कहाँ पैदा हुआ? आके आगरा में। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी का मतलब होता है पूर्वजों का। अब क्योंकि उसके माता पिता गुजरात में रहते थे, तो उसका पुश्तैनी मकान कहाँ होगा? गुजरात में, जहाँ अधिकार है उन लोगों का। तो पुश्तैनी गांव केशव का कौन सा था? गुजरात। कभी मौका नहीं मिला, वो कभी नहीं जा पाया अपने पुश्तैनी गांव में, क्योंकि उसका जन्म आगरा में हुआ और आगरा की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। अब आगरा, सीकरी है, सिकंदराबाद एक जगह है, उसी के बोला सी गया है सीकरी, यही उसका घर था, क्योंकि वो वहीं यहाँ पैदा हुआ, उसको यही सब चीज़ों का पता था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। आहट का मतलब होता है आवाज़, कि उसको इतना काम में डूबा हुआ था, चारों तरफ उसके आवाज़ हो रही थी छेनी हथौड़ों से। जब मार किया जा रहा था हथौड़े से, तो पत्थर में डिज़ाइन बनाए जा रहे थे, तो इतने भी उसको ध्यान नहीं रहा कि कोई आ रहा है, उसको आवाज़ भी नहीं सुनाई दी आने की। वो अपने काम में इतना मग्न होकर लगा हुआ था। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। चौंक गया का मतलब होता है एकदम से हैरान हो जाना। एकदम से उसको सुनाई दिया तो वो हैरान हो गया। माशा अल्लाह, अरे वाह, ये उर्दू का शब्द है माशा अल्लाह। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ में कोई बोल रहा है कि माशा अल्लाह, अरे वाह, ये घंटियाँ तो बहुत सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाई हैं? उससे प्रश्न किया किसी ने केशव से। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब वो पीछे मुड़ा और उसने देखा तो एक आदमी उसको दिखाई दिया। बेशक, बिना शक, कोई शक है तुम्हें? मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, कि ये घंटियाँ मैंने ही बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करते नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी का मतलब होता है कटुता, कड़वेपन से उसने जवाब दिया, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा? मैं ही तो ये नक्काशी का काम कर रहा हूँ। उसने कहा, फिर दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। अब उसने कहा कि तुम तो इतने छोटे हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। जैसे कोई छोटा बच्चा बहुत अच्छा काम करता तो हम कहते हैं ना कि पूछने कि तुमने खुद बनाई है ये, तो वो कहता है कि हाँ। तो इसी तरह से केशव ने कहा, मैं 10 साल का हूँ। मतलब केशव अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा था, 10 साल का। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। अब वो आदमी पत्थर पर बैठ गया। तब तो काफ़ी बड़े हो। अब उसने कहा कि काफ़ी बड़े हो तुम तो, 10 साल के हो तो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब वो बोल रहा है वो आदमी कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। पहले युद्ध होते थे, तो युद्ध में तो कोई पारंगत इंसान ही जा सकता है। तो जब वो 13 साल का था उसने युद्ध किया था। तो देखो छोटी छोटी उम्र में कितने बड़े बड़े काम पहले लोग कर लिया करते थे। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मझोला, मझोला का मतलब होता है बीच का, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बीच का उसका कद था और वो 30 से ऊपर के लग रहे थे उसको। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। सफ़ेद अंगरखा पहना हुआ था उसने। अंगरखा मतलब होता है ढीला अचकन, ऊपर से नीचे तक ये आदमियों के पहनने का वस्त्र है। और पजामा उसने पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे और उसने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी उस आदमी ने। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने सोचा कि इसकी तो हर उंगली में अंगूठी है और बड़े बड़े मोतियों की माला भी इसने पहनी हुई है। ये तो कोई बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब यहाँ है अमीर, कि बहुत रिच है, अमीर इंसान है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। अब केशव उसको ध्यान से देख रहा था, कभी उसके गले में देख रहा, कभी उसकी अंगुली की अंगूठियों को देख रहा। फिर उसने देखा कि इसकी नाक तीखी है। तीखी मतलब एकदम से शार्प, पतली। व्यक्तित्व का मुआयना कर रहा था। मुआयना करने का मतलब ऑब्जर्व करना, उसकी जांच पड़ताल कर रहा था उसके व्यक्तित्व का। तभी उस आदमी ने नक्काशी की तरफ इशारा किया कि अभी इसमें कुछ काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। अब उसको जवाब देता तो किसी की आवाज़ आई, कोई भाग कर जोर से आ रहा था। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। पहरेदार का मतलब होता है जो रखवाली करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो काम करते हैं। तो ये महल का पहरेदार आ रहा था भाग भाग के। हुजूर माफ़ करें, कि हे श्रीमान मुझे माफ़ करो, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। अब जैसे कोई राजा बादशाह आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो जो पहरेदार होते हैं वो खड़े होते हैं, उनको नमस्ते करते हैं और आगे उसको सूचना को आगे भेजते हैं
हैं। तो वो बोल रहा कि मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चलता, इसलिए उसने उससे माफ़ी मांगी। हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भोचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। भोचक मतलब हैरानी से, उसने देखा कि केशव खड़ा है तो उसने केशव को घूरते हुए बोला। घूरते का मतलब गुस्से से एकदम से ज़ोर से घूर रहा था वो। बेवकूफ़, खड़ा हो कि तुम अपने काम में लगे हो? अरे बेवकूफ़ लड़का, खड़े हो। हुज़ूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम करी ने तो कि कहा कि तुम छोटे से बच्चे हो और तुम्हारे सामने इतना बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, तुमने कैसे जुर्रत की, मतलब कोई दुस्साहस कैसे किया इनके सामने बैठने का? हुजूर आला मतलब बादशाह, तो इन्हें सलाम कर इनको नमस्ते करो उठ के। अब केशव का माथा ठनका। अब केशव को आशंका हुई कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में उसने छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। अब उसका हाथ में उसके हथियार थे बेचारे के, तो उसके छूटकर वो नीचे गिर गई। उसको डर लगने लगा, थोड़ा थोड़ा उसका आशंका होने लगी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया डर के मारे। एकदम से जब हमें लगता है कि कोई बड़ा आ गया, जैसे आपके सामने कोई प्रिंसिपल आ जाए, प्रिंसिपल सर आ जाएं और आपको पता ना चले कि ये प्रिंसिपल सर हैं, तो आपको कोई बताए कि ये प्रिंसिपल सर है, तो आपको जैसे अंदर से घबराहट होती है, उसी तरह से वही केशव के साथ हुआ और वो जल्दी से खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? अब उनको समझ में आ गया कि ये तो हमारे बादशाह अकबर हैं, हमारे राजा हैं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। ख्याल मतलब विचार। जब ये विचार उसके मन में आया तो उसने झुका और उसको सलाम किया। खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। कातर नज़रों से मतलब डरा हुआ, कातर का मतलब होता है डरे हुए। तो जैसे चुपके चुपके देखते इसी तरह से उसने उसको कातर डरी हुई नज़रों से देखने लगा कि पता नहीं अब अकबर महाराज क्या कहेंगे, क्या करेंगे। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। दखलंदाजी मतलब बाधा डालना, क्योंकि केशव और महाराज अकबर पहले बात कर रहे थे और एकदम से ये पहरेदार आ गया, तो अकबर को ये अच्छा नहीं लगा। दखलंदाजी बाधा, तो ये बाधा उसने जो डाली उसको भली न लगी, मतलब अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा किया। खींचकर मतलब गुस्से से, चिढ़कर उसने कहा कि तुम वापस चले जाओ, उसको इशारे में कहा। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो और हमें अकेला छोड़ दो केशव के साथ। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। असमंजस मतलब दुविधा में कि क्या करे और अब क्या न करे। उसको समझ ही ना आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अपना काम में शुरू करूं जो मैं कर रहा था, या बादशाह के हुक्म देने का कोई ये आदेश दे, इसके इंतजार में करूं, वेट में खड़ा रहूं। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, पर वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब उसको डर नहीं लगा क्योंकि जब उसने अकबर के फेस को देखा, चेहरे को देखा, तो अकबर उसको प्यार से हंस रहे थे उसकी तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा, मतलब प्यार से सॉफ्ट आवाज़ में उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। नपातुला जवाब मतलब कम शब्दों में उत्तर देना, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही उत्तर देना। तो उसने नाम पूछा तो उसने कहा केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब महाराज ने कहा कि तुम मुझे नक्काशी सिखाओगे? ये उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। जैसे हम लोग डर जाते कई बार और टीचर हमें कुछ काम कहते तो आप लोग तुरंत हाँ कर देते हो, आपको पता भी नहीं होता कि ये क्या काम करना है, तो आप बस हाँ हिला देते हो डर के मारे। इसी तरह से इन केशव भी डर में था और उसने उलझन में समझ ही नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं, और उसने सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेने का भी इंतजाम करना होगा। अब बादशाह ने कहा कि सीखना है तो मेरे लिए हथौड़ी और छेने का भी इंतजाम करो, मतलब प्रबंध करो, व्यवस्था करो। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और अब उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। फुर्ती से मतलब तेजी से वो भागे गया और अपने पिता के ही छेनी हथौड़ा लिया और उल्टे पांव दौड़ाया, मतलब वापस की वापस, तुरंत वापस आ गया। उसके बाद है दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्योंकि बादशाह है, वो तो हमेशा ऑर्डर देते हैं, काम तो कुछ करते नहीं, वो तो अपने काम अपने ऑर्डर दे के अपने मजदूरों से करवाते हैं। इसीलिए केशव को फिर से संदेह हुआ और वो उसको पूछा कि क्या आप सच में ये काम करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अब अकबर ने कहा क्यों नहीं करूँगा, और मुझे तो अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं सीख लूँगा। तो केशव ने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया, मतलब हैरान हो गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कहा कि आप इतने बड़े आदमी हो, आप काम करोगे, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये सब करेंगे? उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने का मतलब होता है बेमन।
बेमन के भाव से उसने कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। उसने कहा कि मिट्टी की जब उसने डलियां ढोने में किसी की मदद की थी, सहायता की थी उसको उठाने में, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? क्या ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है कि मैं तो पहले ये भी काम कर चुका हूँ? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, दुविधा में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। अब कोई काम करते हैं तो शुरुआत में उसको तरीका सिखाया जाता है। जैसे आप सब जब छोटे बच्चे थे तो आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका सिखाया गया, कैसे पेंसिल को पकड़ते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उसी तरह से शुरुआत में केशव ने भी उनको छेनी पकड़ने का तरीका सिखाया, क्योंकि वो बिल्कुल शुरुआत थी उनके सीखने की। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। मतलब केशव कैसे काम करता था, उसके पिता कोई भी एक डिज़ाइन बना देते थे। जैसे ये डिज़ाइन बना दिया, कोयला क्या होता है, काले रंग का होता है, और ये पत्थर पे उसने ऐसे कोयले से डिज़ाइन बनाया, और फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ वो डिज़ाइन है, ये बाउंड्री है, उसके ऊपर वो छेनी से रखते और पत्थर पे निशान बना देते थे हथौड़ी से वार करके। जिसको तराशना है उस पर ये डिज़ाइन बना दिया जाता था कोयले से। तो इसी तरह से उसने भी कोई आसान सा इजी सा नमूना बना दिया ताकि बादशाह उसको आसानी से बना सके, और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अब जो कोई सिखाता है तो ध्यान से बोलता है ना, तो केशव ने भी बादशाह को कहा कि देखो ध्यान से कि इन्हीं को तराशना है, इधर उधर नहीं जाना। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा हो गया। अब मजबूत हाथ थे बादशाह के, तो जोर से वार कर दिया तो ज़्यादा कटाव हो गया, गहरा हो गया। अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने गलती पकड़ ली तुरंत और कहा, नहीं, ऐसे नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता का मतलब होता है धीरे से, आराम से, ऐसे। उसने करके दिखाया, फिर खुद उसको करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें। मीचने का मतलब होता है बंद करना, थोड़ी सी सिकोड़ देना, जैसे केशव सिकोड़ता है, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अब अकबर ने उसको कहा कि जी हुजूर, अब तुम ही मेरे बादशाह बन गए हो। अब छोटा बच्चा बड़े बादशाह को सिखा रहा है और वो उनके ऊपर धाक जमा रहा है। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा और केशव भी हंसने लगा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वो अपने काम में सिखाने में इतना बिजी हो गया कि उसको भूल ही गया, वो ध्यान ही नहीं रहा कि ये बादशाह है, हिंदुस्तान का राजा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। अनाड़ी मतलब ना समझ, कि बादशाह तो ना समझते, उनको ये काम नहीं आता था इसलिए। और वयस्क मतलब शारीरिक रूप से पूर्ण। अभी आप लोग बच्चे हो, जब आप लोगों की हाइट बढ़ना और बंद हो जाएगी, आप लोग पूरे शरीर से पूरे रूप से पूर्णता को प्राप्त कर लोगे, तो आप लोग वयस्क कहलाओगे। जैसे 18, 19, 20 साल के होते हैं तो वयस्क हो जाते हैं। उससे ज़्यादा किसी की फिर हाइट नहीं बढ़ती, बहुत कम। वो एक परिपूर्ण होता है शरीर के रूप तरफ से, कि इससे आगे आप लोगों का शारीरिक विकास रुक जाता है, तो उसको कहते हैं वयस्क। तो अनाड़ी से वयस्क पर धाक जमाने का मतलब होता है अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, कि मुझे ये काम आपसे ज़्यादा अच्छे से आता है। जैसे केशव जमा रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह से लकीरों को उकेर रहे हैं। वो देख रहा था कि अकबर कैसे अपना काम कर रहे हैं। बादशाह से जरा भी भूल चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ने का मतलब होता है गुस्से के कारण माथे पर बल पड़ जाना, माथे पर निशान पड़ जाते हैं गुस्से में, जब उसको कहते हैं त्योरियां चढ़ना। तो वो उसको भी गुस्सा आता कि अकबर गलतियाँ कर रहे हैं। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और बीच बीच में पूछते कि केशव क्या सही है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बताओ। और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति मतलब डिसएग्री होना, किसी चीज़ से सहमत न होना, कि ना में सिर हिला दिया कि नो, सही नहीं कर रहे आप। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान से बैठने का मतलब फुर्सत से, आराम से वो बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब केशव काम कर रहा था तो अब वो उनको काम करते हुए देखने लगे। काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। जो आसपास काम कर रहे थे वो भी उनको बड़े ध्यान से देख रहे थे। जैसे अगर आपकी कक्षा में कभी प्रिंसिपल मैडम या सर आ जाते हैं तो आपसे कोई बात करता है उनमें से, तो आपको बाकी बच्चे हैं वो ध्यान से देखते हैं कि ये क्या बात हो रही है प्रिंसिपल मैडम या सर के साथ इनकी। तो इसी तरह से बाकी संगतराश साथ करने वाले जो काम करने वाले लोग थे वो भी कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि क्या हो रहा है, वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया
कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब कोई किसी काम में पारंगत हो जाता है तो जैसे आप लोगों को कभी जो टीचर बताते हैं सिर्फ उतना ही काम नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा भी करने लग जाते हैं कुछ बच्चे। उसी तरह से केशव उसके जो नमूना के जो डिज़ाइन बनाया था पत्थर पे, सिर्फ उसी को नहीं तराश रहा था, बल्कि उसके अंदर अपनी तरफ से भी कोई डिज़ाइन ऐड करते हुए चले जा रहा था, और वो उसमें और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो डिज़ाइन। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उसके तरीके को देखकर कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे, कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, कि मेरे कारखाने में भी तुम काम करो, ऐसा भी हो सकता है। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। अब बादशाह अकबर ने कहा कि मैं जो महल बना रहा हूँ ना, ये महल तैयार होने लग जाएगा तो आगरा से आकर लोग यहाँ बसने लगेंगे, और फिर मैं एक कारखाना बनवाऊंगा यहाँ पर। उन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। सल्तनत का मतलब शासक द्वारा शासित क्षेत्र, कि जहाँ पर राजा का राज्य होता है उसको कहते हैं सल्तनत। तो वो क्या बोला कि मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार मतलब कलाकार और शिल्पकार मतलब कारीगर यहाँ काम करेंगे जब मैं कारखाना बनवाऊंगा। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत राश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। कि जिन जो भी इसको काम करना आता है, चाहे वो संगत राश हो, चाहे पत्थर और लकड़ी पर काम करना हो, ये सारे लोग यहाँ पर काम करेंगे। गलीचों का मतलब होता है कालीन, जो आप लोग जिस पे पैर पोंछते हो, गलीचा बिछाते ना घर में। केशव का चेहरा चमक उठा। अब केशव को एकदम से खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करूँगा। उसने कहा कि मैं वहाँ काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। अब अकबर उठे, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया, वो तो राजा हैं, बहुत सारे काम होंगे उनको, इसलिए वो अब उठे और उसका कंधा थपथपाया, मतलब शाबाशी दी, और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, लगातार अपने काम में करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अब वो, क्योंकि वो उसका फ्रेंड बन गए थे एक तरह से, अच्छे से बातें कर रहे थे, तो उसने कहा कि आप दोबारा से आएंगे? तो उसने उन्हें कहा, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। फिर क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो संगत राश थे उसके बीच में उसकी धूम मच गई। मतलब वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहा था कि मुझसे बादशाह ने बात की और काम सीखा। वह बार बार बादशाह से हुई मुलाकात सबको सुना रहा था, वो सबको बता रहा था अपने और बादशाह के बारे में। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। क्यों? क्योंकि उसको तो दिन वाली सारी बातें याद आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए कि छोटे से बच्चे हो और अभी से तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि हो गई, सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। अब अपने पापा की बाजुओं में, बाहों का मतलब होता है बाजुओं में, उसने सिर रखा और धीरे धीरे वो बात करने लगा। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक इंसान मतलब अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, केशव के पास, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? उसने कहा कि बादशाह के पास तो आगरा में देखो कितने अच्छे अच्छे महल हैं, फिर सीकरी जो ये सिकंदराबाद है यहाँ पर यह महल क्यों बनवा रहे हैं नया? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है, मतलब एक विशेष बात है उसमें। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, संतान मतलब पुत्र या पुत्री, उनकी कोई औलाद नहीं थी, वह इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। क्यों? ताकि वो इलाज पूछ सकें कि कोई तो मुझे इसका इलाज बताओ कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह से वो बहुत सारे साधु संतों के पास गए थे। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। सीकरी में मतलब सिकंदराबाद में एक ख्वाजा सलीम चिश्ती थे, उनके पास आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं तीन संतानें होंगी। जैसे कोई हमारी भविष्यवाणी कर देता है और बताता है कि आपके साथ ऐसा होगा, और जब वो सच में हो जाता है तो हम उसको मानने लग जाते हैं। तो उसी तरह से इन ख्वाजा सलीम चिश्ती ने भी एक भविष्यवाणी की कि आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, आपकी 3 संतानें होंगी।
शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। अब केशव तो समझदार था, उसको तो सारी चीज़ें याद थी, इतिहास उसने पढ़ा हुआ था। तो उसने बोला कि हाँ, सलीम, मुराद और दनियाल ये तीनों बादशाह अकबर के बेटों के नाम हैं। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। अब क्योंकि सीकरी में उसकी हेल्प हुई, मदद की, तो इस वजह से उन्होंने उसके सम्मान में कि उस सलीम चिश्ती ने उनके बारे में बताया, उनकी चिंता को दूर किया, तो उनके सम्मान में उन्होंने ये फैसला किया कि नगर बसाया जाए। और बाद में उस नगर का नाम बदलकर सिकंदराबाद हुआ। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, क्योंकि सलीम चिश्ती के नाम पे ही उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम सलीम रखा था उनके सम्मान में। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। उनिंदी मतलब नींद में आधा हो गया था वो। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, और इस तरह से केशव बात करते करते सो गया। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ में हमने सीखा कि केशव 10 साल का होते हुए भी कितना अच्छे से काम कर रहा है। उसी तरह से आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई कला है, हुनर है, उसको पहचान के आप लोग भी बड़े बड़े काम कर सकते हो।